नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले पर यह चर्चा करने के लिए कि कहीं उन्होंने ईरान को लेकर कहीं भूल तो नहीं कर दी। ईरान को लेकर भूल का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में आपका 12 मार्च का ही एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें ट्रंप अपनी तारीफ में कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमने 58 नेवी के जहाज पानी में डुबो दिए और ये जहाज निश्चित ही ईरान के थे। हाल ही में भारत के पास भी आपने ऐसा ही एक घटना देखी थी जब IRIS देना करके जो जहाज था वो पानी में ईरान अमेरिका ने डुबो दिया था। इन्होंने अपनी उपलब्धियों में दिखाया कि 58 जहाज डुबो चुके हैं साहब अभी तक। हम लोगों ने पूछा सर 58 जहाज जो डुबोए हैं उनका उद्देश्य क्या था? बोले ईरान की नेवल पावर को खत्म करना था क्योंकि नेवी के माध्यम से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करके बैठे थे, माइंस बिछा रहे थे पानी के अंदर ताकि कोई जहाज वहां से ना निकल सके। हमने ये काम कर दिया। इनसे पूछा अच्छा बोले ऐसा कर दिया? बोले हाँ। तो पत्रकार ने पूछा कि सर अब क्या वहां से अब जहाज निकल सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से? तेल के, गैस के, ये सब जहाज वहां से निकल सकते हैं? इन्होंने कहा हाँ, ये 11 तारीख की कटिंग है। इन्होंने अपनी उपलब्धियों में जो चीज गिनाई उस उपलब्धि को गिनाकर एक रात ही बीते होंगे तस्वीर ईरान से निकल कर आ जाती है। तस्वीर है कुछ ही घंटों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में धमाका होता है और यहां पर एक जहाज जो तेल ले जा रहा था उसको ईरान आग लगा देता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो तीर इजराइल ने चलाया था ईरान पर, उस तीर को क्या अमेरिका ले लिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यह जंग असल में इजराइल ईरान से लड़ना चाह रहा था लंबे समय से, और इस बात का अमेरिका के अंदर भी विरोध है कि हम इजराइल के चलते हर बार क्यों आ जाते हैं। लेकिन इस जंग में अमेरिका कूद करके नहीं, इसका क्रेडिट तो मैं लूंगा, ये तीर तो मैं चलाऊंगा, आप लोग नहीं चलाओगे, पता चले क्रेडिट लेकर आप विजेता बन गए, मैं आगे आऊंगा। भाई साहब, अमेरिका क्रेडिट लेने निकलने का नुकसान अब तक आना शुरू हो चुका है। जानकारी है कि $11 बिलियन का शुरुआती 6 दिन में अमेरिका को केवल एम्यूनेशन फूंक करके नुकसान हो चुका है। वो लोग चला रहे हैं शहीद ड्रोन और ये चला रहे हैं B2 बॉम्बर। दोनों की वजह से खर्चा अमेरिका का कई फोल्ड ज्यादा है। पेंटागन पर लगातार बर्डन इस बात का बढ़ रहा है कि आप जो वेपन यूज कर रहे हैं वो ईरान के द्वारा वेपन यूज करने पर, मतलब वहां से तीर चलाए जा रहे हैं तो ये मिसाइल दाग रहे हैं, तो बोले आपका ये जो खर्चा है मल्टीफोल्ड बढ़ता जा रहा है। अमेरिका जिस चीज को दुनिया के सामने नहीं लाता वो मीडिया में कहीं ना कहीं से घूमते हुए, क्योंकि अमेरिका में एक ट्रांसपेरेंसी भी है, और वो ट्रांसपेरेंसी इस रूप में निकल कर आती है कि अब तक 140 यूएस के सर्विस मेंबर्स घायल हो चुके हैं। अब इनमें से घायल किस तरह से हैं, कब हुए, इन सब के बारे में भी जानकारी समय चलते निकल आएगी। ये घायल संभवतः तभी हुए होंगे जब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया होगा। इसीलिए अब बड़ा सवाल यह बनता है कि हर अमेरिकी राष्ट्रपति एक जंग शुरू करता है, खत्म नहीं कर पाता। ये स्टार्ट अच्छा करते हैं, फिनिश नहीं कर पाते हैं। कहीं उसी में ट्रंप तो शामिल नहीं हो गए, क्योंकि कभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने शुरू किया था इराक, शुरू किया था अफगानिस्तान, कुछ नहीं निकल कर आया। 20 साल अफगानिस्तान में बीते, 8 साल इराक में बीते, कुछ नहीं हुआ। ट्रंप अपनी हर पॉलिसी पर फेल से फेल मारते जा रहे हैं। टैरिफ लाए, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड का सपना देखा, यूरोप ने इनको छिटक दिया। रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने का सोचा, वो पलटी मार गया। मतलब अब तक इनसे नहीं रिजॉल्व हुआ। अब नॉर्वे, मतलब रशिया यूक्रेन के बाद की साथ साथ ग्रीनलैंड का मसला इन्होंने उठाया, पूरा यूरोप एकजुट होकर इनके खिलाफ खड़ा हो गया। जब कहीं कुछ नहीं मिला तो अपनी खुन्नस निकालने के लिए ईरान पर चढ़ाई कर दी, वहां पर भी कुछ हो नहीं पाया। आज भी यहां पर सत्ता है, सुप्रीम लीडर है और बढ़िया से इनका सारा काम चल रहा है। तो आज के सेशन में हम ईरान के उस मॉडल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अल्टीमेटली इतने लंबे अनुभव ईरान ने कहां से प्राप्त कर लिए कि वो अमेरिका के साथ आज 13वें दिन भी जंग कर रहा है, और जंग में अमेरिका अपनी तरफ से चाहे जो बोले लेकिन युद्ध खत्म होता दिख नहीं रहा है। हर जगह किल्लतें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस के रुक जाने के चलते दुनिया भर में ऑयल और गैस की दिक्कतें हैं, चाहे वो भारत हो चाहे दुनिया का अन्य देश हो, वहां पर दिक्कतें रिपोर्ट की जा रही हैं। इसका मतलब साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चोक लगाकर अमेरिका के सामने ईरान बैठा है। एक बड़ा सवाल बनता है और वो ये कि अमेरिका इतना ही शक्तिशाली है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री कराने के लिए क्यों नहीं अपने युद्धपोतों को यहां भेजकर इस पूरी जगह को सुरक्षित कर दे। और अगर ये चोक पॉइंट है, एक तरफ तो गल्फ में यूएई बैठा है, ओमान बैठा है, इस तरफ का जो लैंड एरिया है इधर अमेरिकी सेना को उतार कर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ईरान से मुक्त करा दे।
अगर वो वाकई में विजेता बनना चाहता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्यों नहीं अपना नियंत्रण कर लेता, जैसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर आज भी यूके बैठा हुआ है। स्वेज कैनाल पर लंबे समय तक यूरोप का कब्जा था। अगर ऐसा ही चाहता है अमेरिका कि दुनिया में उसका प्रभाव बना रहे, आखिर क्या कारण रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अब तक चोक लगाकर बैठा है और अमेरिका को इसे ना खुलवा पाने की पीड़ा है, जिसके चलते वो रूस से बात करता है, पुतिन से बात करता है और पुतिन भारत को तेल देने के लिए तैयार होते हैं। 30 दिन के लिए सैंक्शन प्रतिबंध हटते हैं। अमेरिका इस बात पर ह्यूमिलिएट होता है कि जिस चीज को मैं प्रतिबंध लगाकर अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा था, रूस उसी चीज पर अब अमेरिका को तेवर दे रहा है, कह रहा है कि यूरोप को तो सोच रहा हूं कि तेल और गैस दूं या ना दूं। ये सारे सवाल ऐसे हैं कि अमेरिका आफ्टर ऑल फिर विजेता कैसे? अगर आज ट्रंप कहते हैं कि हम विजेता हैं, तो कैसे विजेता हैं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी प्रकार से अमेरिका कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति अभी मिड ईयर जो इलेक्शन होने जाते हैं, मिड टर्म इलेक्शन जो होने जाते हैं, उनमें प्रचार में अपने आप को विजेता बता रहे हैं कि हम विजेता हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर के समय हीटेड मामला हुआ था, तब इसने विजेता के रूप में कह दिया कि साहब हमने तो इतने फाइटर जेट गिरने की खबर सुनी, पाकिस्तान की सेना गजब खेली थी। ये फर्जी तरीके से फैलाई गई जो खबरें हैं इनकी, आज ये इन तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिका में ये चिल्ला चिल्ला कर अपने विजय होने की गाथा सुना रहे हैं। हम एक एक करके इन सारी खबरों को डिटेल में लेकर चलते हैं कि कैसे इनका कहना कि हमने 58 नेवल शिप गिरा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये कहते हैं कि जाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल जाओ, और इस तरह के फेलियर्स दुनिया के सामने देखने को मिलते हैं, ये दर्शाता है कि अमेरिका हवाई जहाजों से हमला करके मोमेंटम बनाने में कामयाब रहा। हवाई जहाजों के साथ साथ बिल्कुल टू द पॉइंट निशाने लगाने की मिसाइलें चला चला कर कामयाब रहा, लेकिन वो कुछ भी डिसिसिव ग्राउंड पर नहीं कर पा रहा है। ये तभी हालत संभव है कि यहां पर दुनिया के जितने भी जहाज जो निकलना चाह रहे हैं वो ईरान की परमिशन पर डिपेंड कर रहे हैं। ईरान चाहता है, ईरान ने कल कंडीशन रखी कि अगर दुनिया का कोई भी देश चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसका तेल और गैस बाहर आए, तो अपने देश से अमेरिका और इजराइल के राजदूतों को बाहर निकाल दो, मैं आपके जहाजों को यहां से निकलने दूंगा। तो भाई साहब, अभी भी नेगोशिएटिंग पावर तो ईरान के हाथ में है, तो मिस्टर अमेरिका आप कहां से विजेता रहे? जब डील करने के नाम पर ईरान बोल रहा है कि आप इनके एम्बेसडर्स को निकालो, मैं यहां से निकालने के लिए तेल की परमिशन दे दूंगा, इसका मतलब कंट्रोल अभी भी ईरान के हाथ में है। और जब कंट्रोल ईरान के हाथ में है, तो आप अपने आप को विजेता कैसे कह सकते हैं? इंटरेस्टिंग है, अमेरिका ने भले ही खमनेई को दूसरे दिन ही निशाना बना दिया हो, लेकिन तस्वीरें बयान करती हैं हर दिन। ये देखिए ना, 12 तारीख की आप खबर देख रहे हैं, जब एक जहाज जो लेकर के तेल इस तरफ चला आ रहा था, थाईलैंड का जहाज था, भारत का तेल लेके आने की खबर थी, उसके क्या हाल बना दिए हैं ईरानी हमले ने। ये हमले की तस्वीरें हैं जो इस समय निकल कर आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर किस तरह से यहां पर आग लगते टैंकर दिख रहे हैं। अमेरिका कहता है कि हमने आयरिस देना डुबो दिया था, अमेरिका ने न जाने कितने माइन बिछाने वाली छोटी बोट्स को मार दिया, लेकिन इनका नतीजा यह है कि यहां से निकलते किसी भी ऑयल टैंकर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वो वही वाली बात है कि यहां पर अमेरिका की पावर को चुनौती देने के लिए इन्होंने टैंकर्स को बत्ती लगाना शुरू कर दिया है कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे कारण ये टैंकर निकल पाएंगे, नहीं, हम डिसाइड करेंगे। और ऐसा करते हुए ये सारे के सारे एक्सप्लोजिव रिपोर्ट हो रहे हैं। आपका सेशन लाने से कुछ समय पहले भी 2 विदेशी जो वेसल्स हैं उनमें धमाकों की बात रिपोर्ट की गई है। साथियों, अब तक अगर शिप्स की बात की जाए कल तक की रिपोर्ट में, तो 1 मार्च को शिप्स को टारगेट किया गया, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को। डे वाइज अगर आप देखें तो 1 मार्च के दिन मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था, जिब्राल्टर फ्लैग्ड ऑयल था, ऑयल शिप था, पलाऊ फ्लैग्ड टैंकर शिप था, इन सबको टारगेट बनाया गया। 2 मार्च के दिन यूएस फ्लैग्ड प्रोडक्ट टैंकर, उसको टारगेट किया गया। 3 मार्च को किया गया, 4 मार्च, 5 मार्च, हर दिन की एक खबर है जब कोई ना कोई जहाज। और जब अमेरिका बहुत एग्रेसिव होकर यह कहने लगा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने फ्री करा दिया है, तो कल और आज में ईरान और एग्रेसिव हो गया है कि लो निकाल कर दिखाओ। इसको लेकर अमेरिका की मजाक बन रही है, बिल्कुल मजाक। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की मूवी का एक सीन निकाल कर दिखा रहे हैं कि ट्रंप ने कहा सेलर्स से कि जाओ निकलो यहां से, रास्ता चालू हो गया है। और जब सेलर्स यहां से निकलते हैं तो ईरान उन जहाजों को उड़ा देता है। ईरान के द्वारा जिस तरह से यहां पर अभी भी अपनी पोजीशन बरकरार रखी हुई है, उसके चलते पूरी दुनिया इस समय तेल और गैस के बढ़ते प्राइस से अब पीड़ित होने लगी है। यह युद्ध अगर और ज्यादा खिंचेगा तो इसके आने के बाद आप उठाकर देखिए बाजार के हालात। बाजार लगातार दुनिया के गिरते जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 20% ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। भले ही भारत के लिए मेजर ऑयल का सोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहा हो, लेकिन
भारत की आवश्यकता पूर्ति के लिए अगर कोई और अल्टरनेटिव तलाशा गया तो वो अल्टरनेटिव किसी और दूसरे देश को तेल बेचने में कोताही बरतेगा। ओवरऑल दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, किल्लतें बढ़ेंगी, और महंगाई बढ़ते ही दुनिया में जो उसका रिप्लाई है वो स्टैगफ्लेशन के रूप में आता है। इकोनॉमी स्टेगनेंट होने लगती है और उस स्टेगनेशन से उससे मंदी की तरफ मार्केट बढ़ने लगता है। और ये जो मंदी की तरफ बढ़ता बाजार है, इसी की चिंता अब लोगों को सता रही है कि यदि ये युद्ध नहीं रुका और ट्रंप का जो काल पहले टैरिफ के रूप में चला, जो टैरिफ किंग कहलाने खुद को टैरिफ प्रेसिडेंट कहलाकर खुश हो रहे थे, वो दुनिया के लिए अब मंदी का नया स्वरूप लेकर ना आते हुए दिखाई दे जाएं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूएस के अंदर खुद कैलकुलेट कर रहा है कि अब तक उन्हें $11 बिलियन का युद्ध के अंदर नुकसान हो चुका है। लगातार अमेरिका की तरफ से स्पोक पर्सन कैरोलिना लेविट बता रही हैं कि हम जीत रहे हैं। हमारे तमाम स्पीकर्स कह रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, स्टेट सेक्रेटरी बोल रहे हैं, पीटर हेग्सेथ बोल रहे हैं, कमांडर बोल रहे हैं, इनको सुनो कि ये सब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। लोगों का कहना है, मतलब आप सोचिए कि इससे इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है। ये कैरोलिना लेविट हैं जो कह रही है कि लेफ्ट विंग की जो मीडिया है ना, वो झूठ बोल रही है, वो फेक नैरेटिव फैला रही है, और वो कह रही है कि हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल मार गया है। हमारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी फेल नहीं मारा है। आप चाहें तो आप ट्रंप को सुन लें, जेडी वेंस को सुन लें, आप मार्को रूबियो को सुन लें, पीटर हेग्सेथ को सुन लें, इन्हें सुने, ये बता रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, बताएंगे भाई, जिसकी सरकार है वो तो गीत गाएगा कि हम जीत रहे हैं। लेकिन सही मामले की बात तो यही है ना, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि जीत रहे हो तो दिखाओ जहाज निकाल करके। दुनिया को तुम्हारे युद्ध जीतने का प्रमाण तब मिलेगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली होकर चलने लगेगा, ईरान उस पर एक भी गोला ना गिरा पाएगा, तभी तो तुम्हारा शक्ति संतुलन दिखाई देगा। कि तुम्हारे डर से देखा ईरान चुप हो गया है, तो ईरान चुप हो क्यों नहीं पा रहा है? लोगों का कहना सवाल के रूप में यही बन रहा है। और अब तो यह बात निकल रही है कि ईरान अमेरिका मेन लैंड को टारगेट करने के बारे में विचार कर रहा है। अभी तक अमेरिका के जो एयर बेसेस थे उन्हें टारगेट किया जा रहा था, जो मिडिल ईस्ट में थे। एफबीआई जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसका मानना है कि वो कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है, अमेरिका के मेन लैंड को। आज तक अमेरिका पर हमला करने कोई देश नहीं गया है कि गए और वहां जाकर गोला फेंक कर चले आए। सब लोग, अमेरिका कलेश दुनिया भर में दूसरे देशों में जाकर करता है, उसको निशाना बनाने कोई नहीं जाता है, वो अपना आइलैंड पर अलग डला हुआ है। ईरान प्लान कर रहा है कि इनको मैं मेन लैंड पर जाकर मारूंगा। और तो और हिजबुल्ला 250 से ज्यादा मिसाइल, जब आप और मैं ये सेशन कर रहे हैं इस समय, इजराइल पर चला दिया है। मतलब ईरान ने हिजबुल्ला को प्रॉक्सी बनाकर जो बिठा रखा था लेबनान में, वो फिर से सक्रिय हो गया है। इजराइल लगातार लेबनान में उसे निशाना बना रहा था, लेकिन वो उठा उठा के मिसाइल अब इजराइल पर मार रहा है। इसका मतलब अमेरिका ने जो अभी तीली लगाई, सोचा था कि ईरान को खत्म कर देंगे, खमेनी को हटाते ही सत्ता परिवर्तन कर देंगे, ये मामला इनसे सिमट नहीं रहा है। ईरान ने और एक बहुत बड़ी जानकारी जो निकल कर आई, जो अमेरिका का एक बड़ा फेलियर आने वाले समय में सिद्ध होगा। अमेरिका अपनी टॉम हॉक मिसाइल और अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकता है। F-35 दुनिया के सामने फेलियर है, ये सबने देखा, लेकिन इसका मिसाइल सिस्टम फेल मारा वो लोगों ने पहली बार देखा। वो क्या हुआ, अभी आपको याद होगा कि युद्ध के पहले ही दिन खबर निकल कर आई कि इनकी एक मिसाइल ईरान के स्कूल पर जा गिरी, जहां पर बच्चियां पढ़ रही थी। लगभग 250 बच्चियां एक स्कूल के अंदर मारी जाती हैं। अमेरिका ने शुरुआत में डिनाई किया। ट्रंप से पूछा गया कि सर, एक जानकारी निकल कर आ रही है, मिस्टर हेग्सेथ, मतलब ट्रंप से पूछा गया कि बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन दैट वाज डन बाय ईरान। शुरुआत में ट्रंप ने कहा कि ये मैंने नहीं, ईरान ने किया होगा। रिपोर्टर ने पूछा मिस्टर हेग्सेथ से कि सर आप बताइए, तो हेग्सेथ बोले हम इसकी जांच कर रहे हैं। ट्रंप ने अपनी तरफ से एक लाइन बोली कि नहीं, ये बम तो ईरान ने ही अपनी बच्चियों पर गिरा दिया होगा, कोई बात नहीं। रिपोर्टर्स पीछे पड़े रहे। रिपोर्टर्स ने पूछा कि साहब बताइए, प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस मिलिट्री इन्वेस्टिगेट कर रही है कि हो सकता है कि जो स्कूल पर जाकर बम गिरा था ईरान में, वो अमेरिका की गलती थी। ट्रंप कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता है। साथियों, जानकारी ये निकल कर आई है, अमेरिका की खुद की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन ने यह जांच की है और यह पता लगाया है कि अमेरिका की अपनी फेलियर थी टॉम हॉक मिसाइल बच्चियों के स्कूल पर चल जाना। यूएस एट फॉल्ट इन स्ट्राइक ऑन स्कूल इन ईरान, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ऐसी बात निकल कर आई। ये अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। अर्थात अमेरिका जो दुनिया भर को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का ज्ञान देता है कि किसी भी आम नागरिक की मौत ना हो, वो खुद पहले ही दिन हमले में 250 लड़कियों को स्कूल में मार देता है। इस बात पर अब ह्यूमन राइट के जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सब सवाल पूछ रहे हैं कि दुश्मनी आपकी खमेनी से थी कि बच्चियों से थी।
आप तो प्रोग्रेसिव थॉट के थे ना, आप तो चाहते थे कि बच्चियां पढ़ें, आप तो ईरान को एक फ्री सोसाइटी देना चाहते थे, आप चाहते थे कि वहां के बच्चे पढ़ें, वहां की बच्चियां खुले में जिंदगी जिए, आपने बच्चियों को ही मार दिया। इस बात को लेकर के अब ईरान ने इस स्ट्राइक की जांच को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अकाउंटेबल अमेरिका को ठहराने की मांग की है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है वो एक बार फिर पिटता दिख रहा है। और ये सारे की सारे जो मैं आपके सामने बात बोल रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि सर आपको बड़ी खुशी हो रही है कि ट्रंप पिट रहे हैं। देखिए, ट्रंप ने इस पूरी दुनिया को जब से आए हैं बहुत से दर्द दिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है सर, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो खराब हो गया हो इनके चलते, मेरा ही नहीं भाई, बहुत सी दुनिया की देशों की इकोनॉमी पूरी तरह हिल गई है जब से ये राष्ट्रपति बने हैं। लेके टैरिफ से लेके सैंक्शन से लेके युद्ध से लेके, मतलब इन्होंने जो भी स्थितियां अपनाई हैं वो पूरी दुनिया के लिए भीषण होती जा रही हैं। ऐसे में इनका ईरान को लेकर के जो नजरिया था, यदि यह नजरिया सही सिद्ध होता तो अब तक रेजिम चेंज के नाम पर खमनेई के खत्म होते ही चीजें बदल जानी चाहिए, नहीं बदली और अमेरिका उन्हें नहीं कंट्रोल कर पाया। और तो और अपने धार्मिक अंधता के प्रति दिखाने के लिए ट्रंप कुर्सी पर बैठे और बहुत सारे पादरियों को बुलाकर, पोप्स को, चर्च को, उनको बुलाकर अपने ऊपर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए कि मुझे शक्ति दो, मुझे युद्ध लड़ना है। अब इनकी मजाक बन रही है, दुनिया भर में रील बन रही है, चाइना तो इनकी बड़ी फिरकी ले रहा है कि साहब इनके यहां पर इस तरह से शक्तियां दी जा रही है ट्रंप को कि इनको मोर पावर मिले। ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब सवाल यह है कि खमेनी ने ऐसा क्या मॉडल तैयार किया था कि अमेरिका इसको क्रैक नहीं कर पा रहा है। भाई, इजराइल के पास में खुफिया एजेंसी रही, अमेरिका के पास खुफिया एजेंसी रही। देखिए, इजराइल का ईरान से लड़ना एक विकल्प नहीं, एक मतलब ऑप्शन नहीं था, वो जजमेंट था, वो करना ही था उनको, क्योंकि इजराइल को एनी टाइम दिक्कत रही है ईरान से, क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हूती हो, हर तरफ से इन्हें दिक्कतें दी है। इजराइल का ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट समझ में आता है, समझ में इसलिए आता है क्योंकि ईरान इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो इजराइल को खत्म करना चाहता है। अब जब खत्म करना चाहता है, नेतन्याहू जो अच्छा खेल गए वो क्या था कि वो इस जंग में अमेरिका को साथ ले आए कि सर वो आपको भी गाली देता है, वो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, मुर्दाबाद अमेरिका कहता है, तो बोले आप चलो सर, तो वो उनको ले आया। और अमेरिका के साथ आने से इस जंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई वो पूरे वैश्विक जगत को नुकसान होने की हुई। अगर ये इजराइल ईरान रहता तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर इतनी दिक्कतें नहीं आती। अमेरिका के साथ आने से सारा की सारा खेल बिगड़ना शुरू हुआ। अच्छा, इन लोगों ने खमेनी को टारगेट किया कि भाई जब अमेरिका आ रहा है तो कुछ बड़ा करेंगे, और धमकी दी कि किसी और को आप अपने यहां पर सुप्रीम लीडर नहीं बनाओगे। भाई साहब, खमेनी जाते हैं, उनके बड़े बेटे को सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं कि इनके बेटे को मार दिया गया है, लेकिन फिर से रिपोर्ट निकल कर आती है कि नहीं, वो घायल हो सकते हैं, वो छुपे हुए हो सकते हैं, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। क्योंकि तुमने जब खुलेआम कह रखा है कि किसी को सुप्रीम लीडर बनाओगे तो उसे मार दिया जाएगा, तो हो सकता है कि अब वो सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर चल रहे हों। खेला कहां से निकल कर आया, अल जजीरा ने इसको कंप्लीट कवर किया है कि असल मायने में इनकी स्ट्रेटजी में ईरान ने इस युद्ध को लंबा खींचने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई है, और उस स्ट्रेटजी में 12 दिन से वो युद्ध लड़ रहा है और अभी लंबे समय तक वो युद्ध लड़ने की स्थिति में है। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी को, अपने युद्ध की तैयारी को 7 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। इनकी सेना 7 अलग अलग कमान के साथ कंट्रोल होती है। सुप्रीम लीडर खमेनी की जब मौत हुई, उसके 50 टॉप अधिकारी साथ में मारे गए। उसके बावजूद भी अगर सब कुछ चल रहा है तो इसके पीछे का कारण है इनकी एक स्ट्रेटजी। ये कारण इसलिए क्योंकि युद्ध के पहले ही दिन जब खमेनी चले गए, उसके बाद में इनके विदेश मंत्री ने एक बयान दिया और कहा कि हम लोग 2 दशक बोले तो 20 साल से आप लोगों को देख रहे हैं। 20 साल का मतलब इराक पर हमला हुआ था, अफगानिस्तान पर हमला हुआ था, दोनों की दोनों ईरान के पड़ोसी थे। बोले 20 साल से हम अमेरिका की स्ट्रेटजी को देख रहे हैं। सोचकर देखो, तब से हम दुश्मनी तुम्हारे खिलाफ लेकर बैठे हैं, कुछ तो सीखे होंगे। अच्छा, ये बात पता कैसे चलती है? देखो, इन्होंने ही हमास को ट्रेनिंग दी होगी, क्योंकि हमास कहा जाता है पूरी तरह स्पॉन्सर्ड बाय ईरान है। हमास को खत्म करने के लिए लगातार इजराइल इतने से गाजा पर हमले किए जा रहा है, लेकिन अभी भी हमास बचा हुआ है। बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने जहां तहां हमले करने थे कर लिए, लेकिन छूटे तब जब हमास ने चाहा कि बंधक छोड़ेगा। यानी इन्होंने डिफेंस के नाम पर पूरे गाजा के अंदर ना जाने कैसी कैसी टनल्स बना ली थी। बिल्कुल वैसे ही ईरान जब इतने समय से अफगानिस्तान और इराक में नुकसान देख चुका था, तो इन्होंने युद्ध की तैयारियां की होंगी। तो इसी कारण से इनके विदेश मंत्री का यह बयान कि हम डिसाइड करेंगे कि युद्ध कैसे खत्म होगा, आप नहीं, ये इन्होंने 1 मार्च को कह दिया था। आज आप 12 मार्च को सुन रहे हैं। तब से ये लोग अगर अब तक जंग में हैं तो इसके कुछ तो मायने होंगे।
सद्दाम हुसैन को जब मारने अमेरिका घुसा था 2003 में, बकायदा प्लानिंग के साथ एयर कैंपेन किया, ग्राउंड इन्वेजन किया, कई सिटीज को बाईपास किया, सद्दाम हुसैन को पकड़कर मार दिया, लेकिन उसके बावजूद इराक शांत नहीं हुआ। इराक में लगभग इन्हें 8 साल लग गए, इराक अभी तक इनके पूरे कंट्रोल में नहीं आया, फाइनली उनको उसी के हाल पर छोड़ना पड़ा। अफगानिस्तान में अलकायदा को खत्म करने के नाम पर जब से घुसा अमेरिका 2001 से, फाइनली 21 में अपने सैनिकों को वापस लेकर के ही बाहर निकला, कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी एयर पावर अच्छी है, मिसाइल स्ट्रेटजी अच्छी है, ग्राउंड फोर्स नहीं है, लोगों में समर्थन नहीं है। सत्ता परिवर्तन के नाम पर जब जब ये अटैक करता है, दुनिया के देशों को बर्बाद तो करता है, लेकिन उस बर्बादी के बाद उस जगह पर सॉल्यूशन नहीं दे पाता, और जब सॉल्यूशन नहीं आते तो उसके परिणाम घातक बनते हैं। फिलहाल के लिए ईरान भी इसी के साथ आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने अपनी तरफ से ईरान में सत्ता परिवर्तन का काम तो किया कि चलो भाई खमनेई को हटा देते हैं, लेकिन खमनेई जाने से पहले ही एक मोज़ेक डिफेंस सिस्टम बना गए थे। मोज़ेक डिफेंस सिस्टम क्या होता है? आपने घरों में कई बार नीचे जब टाइल्स की जगह पर कई जगह चिप्स कराई जाती है तो छोटी छोटी टाइल्स लगाई जाती हैं, अव्यवस्थित तरीके से बिछा दी जाती हैं टाइल्स के खीरे को। कुछ इस तरह की टाइल्स आपने घर में बिछी देखी हो, हमारे यहाँ चिप्स करना कहते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से होता है मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब क्या है? कुछ भी सेंट्रलाइज्ड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली हेडक्वार्टर है। उदाहरण के लिए, भारत से दुश्मनी रखने वाला कोई व्यक्ति अगर सबसे बड़ा हमला प्लान करेगा तो कहां करेगा? सबसे बड़ा अगर कोई हमला प्लान करेगा तो कहां करेगा? तो दिमाग करेगा कि यार दिल्ली इनकी राजधानी है, यहां पर सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बैठते हैं, टॉप सेक्रेटरीज बैठते हैं, पूरी तरह से दिल्ली प्राइम लोकेशन है। बोले फिर और? बोले इनके कमांड सेंटर्स को देखो तो सब पता है, सबको सब पता है कि वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर यहां है, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर यहां है, सबको सब पता है। मुंबई इनकी इकोनॉमिक कैपिटल है। ईरान में ऐसा कुछ नहीं पता है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ये सबको पता है, लेकिन कौन से कमांड का मुख्यालय कहां है कुछ नहीं पता है। सब छोटे छोटे कमांडर्स के पास फुल पावर है। मतलब इस तरह से व्यवस्थित करके इन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी क्षेत्र कहीं पर भी अधिकारी बनकर बैठा है और उसके पास डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। हर लेवल पर 4-4 उत्तराधिकारी बना रखे हैं। पहला लीडर मरा, कोई बात नहीं, तू बनेगा दूसरे नंबर पे, तू भी मर गया, तीसरा बनेगा, चौथा मरेगा, यानी लंबा समय तक युद्ध खींचेगा। और यह काम खमनेई लंबे समय से कर रहे थे। उन्होंने यही काम IRGC में सबसे पहले लागू किया। इनके कमांडर थे जिसका नाम था मोहम्मद अली जाफरी। उन्होंने 2007 से लेकर 19 के बीच में डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस सिस्टम डेवलप किया, जिसमें इन्होंने जो इनकी सेना है ना उसको 7 भागों में बांटा। IRGC, बसीज मिलिशिया, नियमित सेना, इस तरह से इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया। तो मोज़ेक डिफेंस सिस्टम में क्या करते हैं कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो जाए तो भी जंग चलती रहे। अक्सर हमने युद्धों में सीखा है कि सेनापति मरा, सेना सरेंडर हो जाती है। यहां पर ये सेनापति मरा, उससे अगला वाला ऑटोमेटिक सेनापति है, यानी कि उसके आदेश को सबको मानना पड़ेगा। यह नहीं है कि अब सेना विहीन है, नहीं। यही कारण है कि खमनेई के चले जाने के बाद भी युद्ध लगातार चलता रहा। उनके आदेश के इंतजार में नहीं था, IRGC लगातार युद्ध लड़ती चली जा रही थी। डिसेंट्रलाइज्ड यानी पावर को केंद्रित नहीं किया, हर कमांडर को पहले से ही अधिकार दिया हुआ था। यह कहा हुआ था कि एक हिस्सा नष्ट हो जाए तो दूसरा काम करता रहना चाहिए। कुल मिलाकर के जो इनको उद्देश्य दिए हुए थे वो ये थे कि ईरान की सेना को जंग लंबे समय तक लड़नी है, और जब लंबे समय तक लड़ोगे तो दुश्मन खुद सरेंडर कर जाएगा। कमांड सिस्टम को तोड़ना इन लोगों को मुश्किल बनाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर कंट्रोल में नहीं रहता अमेरिका के, तो दुनिया में मंदी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। युद्ध के माहौल में जैसे जैसे मंदी बढ़ेगी, अमेरिका पर प्रेशर बढ़ेगा कि वो लोगों के लिए तेल खरीदना आसान करे, अदरवाइज रशिया पावरफुल खड़ा हो जाएगा। अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसे और ज्यादा लंबे समय तक युद्ध खींचने की सुध नहीं है। उसे मजबूरी में हामी भरनी पड़ेगी, और जब वो हामी भरेगा तो खेला बिगड़ जाएगा। सोचकर देखिए, उन्होंने सेना को 7 भागों में, रेगुलर आर्मी, एयर डिफेंस यूनिट, IRGC, बसीज मिलिशिया, नौसेना, मिसाइल फोर्स, क्षेत्रीय नेटवर्क, सबको अलग बांटा हुआ है और कहा हुआ है कि सब अपने अपने लेवल पर कंट्रोल करेंगे। और तो और प्रॉक्सीज भी जो है ना, उनको भी आदेश था, कल को सुप्रीम लीडर का आदेश मिलना बंद हो जाए तो हिजबुल्लाह को आदेश था कि तुम अपने आप मारना शुरू करोगे। वो 250 मिसाइल उठा के आज इजराइल पर मार दिया। तो ये सब काम जो चल रहा है, ये ईरान ने बहुत सोच समझ कर किया, और इसमें चीन का बड़ा रोल बताया जाता है। कहा जाता है कि चाइना से ना इन्होंने सीखा था। चाइना से कैसे सीखा? चाइना के एक नेता हुआ करते थे माओ सुंग। माओ के चक्कर में माओवाद का संकल्पना निकल कर आई थी। वो प्रोलॉन्ग्ड वॉर की थ्योरी पर काम करते थे। उनका कहना था कि अगर जंग जीतने की स्थिति में ना हो तो जंग को लंबा कर दो।
अगर जंग लंबे समय तक नहीं जीत पा रहे हो तो उसे लंबा खींचो, तो जो आपके सामने आक्रामक है वो एंगेज हो रहा है और उसका समय बहुत कीमती है, और जब समय कीमती है तो वो युद्ध से खुद पीछे हटने लगता है। अमेरिका वियतनाम वॉर में चाहे पीछे हटा हो, अफगानिस्तान में पीछे हटा हो, तमाम जगह जब भी दुनिया पीछे हटी है तो वो इस तरह से हटी है। इसी बात को इन्होंने अपना लिया। ईरान ने कहा ठीक है, इसी मॉडल को अपनाएंगे, मोज़ेक मॉडल बनाएंगे, युद्ध को लंबा खींच ले जाएंगे। अर्थात अमेरिका नहीं चाहता था युद्ध लंबा चले, लेकिन ईरान ने इसे लंबा बना दिया है और बोले हम चाहते हैं कब तक चले। यह मॉडल अब हम अपने आप में एक बड़ी मोज़ेक डिफेंस सिस्टम के रूप में निकल कर आ रहा है, और वो हेडलाइंस दोबारा दोबारा तैर रही हैं कि वी विल डिसाइड व्हेन टू एंड वॉर, नॉट यूएस। अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा कि युद्ध कब रोकना है। इसका मतलब ईरान हो रहा है अनप्रेडिक्टेबल अमेरिका के लिए, और अमेरिका अगर इसमें फंसता है तो दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आएगा। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हो सकता है आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, अपने साथियों के साथ चैनल को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।